हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। तो सबसे पहले सोल्यूशन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, विच इज़ वेरी बेसिक। तो ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या उससे ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स का। जो हमारा एक कॉम्पोनेंट है वो सल्यूट कहलाता है, ये यूजुअली कम मात्रा में ही मौजूद रहता है। दूसरा हमारा सॉल्वेंट कहलाता है जो ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहता है। ठीक है, सॉल्वेंट ही डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट, यानी कि अगर जो सॉल्वेंट है वो गैशियस है। अब आप सल्यूट चाहे गैशियस ले लो, लिक्विड ले लो, सॉलिड ले लो, जो आपका सोल्यूशन है वो ओवरऑल गैशियस सोल्यूशन ही कहलाएगा। ठीक है, तो यही बेसिक सी बात है। आई होप इट इज क्लियर। अब कुछ टर्म्स हैं। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? घोलना। ठीक है, कि आप सल्यूट को सॉल्वेंट में घोल रहे हो। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि जो आपका सल्यूट है वो क्रिस्टलाइज होकर सेपरेट हो रहा है फ्रॉम द सोल्यूशन। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जिस रेट से डिसोल्यूशन हो रहा है उसी रेट से क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है, चलो अब हमारे जो टाइप ऑफ सोल्यूशन है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि उसमें अभी कम सल्यूट मौजूद है जितना कि मैक्सिमम हो सकता है उससे, यानी कि इसमें आप और सल्यूट अभी डाल सकते हो, जैसे कि और चीनी आप डाल सकते हो पानी में। ठीक है, सैचुरेटेड जितना मैक्सिमम अमाउंट आप सल्यूट का डाल सकते थे आपने डाल दिया, अब आप और ज़्यादा नहीं डाल सकते हो। सुपर सैचुरेटेड जितना एक्चुअल में उस टेम्परेचर पे हो सकता था मैक्सिमम सल्यूट उससे भी ज़्यादा हो गया। अब इसको हम बनाते कैसे हैं? तो हम क्या करते हैं ना, हम सॉल्वेंट को हीट कर देते हैं और टेम्परेचर क्योंकि हमने बढ़ा दिया तो और सल्यूट इस टेम्परेचर पे आ सकता है। फिर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं और इस मिक्सचर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो जितना उस टेम्परेचर पे, क्योंकि अब हमने टेम्परेचर कम कर दिया ना, तो जितना उस टेम्परेचर पे सल्यूट हो सकता था उससे ज़्यादा सल्यूट उसमें घुला हुआ है। बट ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे, हिलाओगे तो वो क्रिस्टलाइज होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है मास परसेंट। तो मास परसेंट का मतलब क्या है कि जो भी कंपोनेंट की आप बात कर रहे हो, जैसे कि यूजुअली आप सल्यूट की ही बात करते हो, है ना, तो कितना सल्यूट मौजूद है उस पूरे सल्यूशन में, तो नीचे टोटल मास आता है सल्यूशन का। जैसे मान लो आपको गिवन है कि ये सल्यूट है 30% वेट बाय वेट ये प्रेजेंट है, तो इससे आप समझ गए कि आपका 30 ग्राम जो है वो सल्यूट है और नीचे क्या आएगा 100 ग्राम आप लोगे कि आपका पूरा सोल्यूशन का मास है। तो विच मीन्स अगर आपको सॉल्वेंट का मास निकालना है तो वो आ जाएगा 100 माइनस 30 यानी कि 70 ग्राम। तो न्यूमेरिकल्स में इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। अगेन 45 मिनट्स में ही पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं, तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज पे भी सेम है। अगर 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है तो मतलब 30 मिलीलीटर जो है सल्यूट वो 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में मौजूद है, तो सॉल्वेंट कितना हो गया 70 ml। ठीक है, चलो मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि रेशियो बिटवीन जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट में अपॉन जो भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। मान लो दो ही कंपोनेंट है ए और बी, तो नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे उस पूरे ही सोल्यूशन के, यानी कि ए और बी के जो भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, तो एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो अगर मान लो आपने मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट का निकाल लिया है तो बी का आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप 1 माइनस एक्स ए कर दो, आपको एक्स बी मिल जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद है मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है? सो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम लेते हैं किसकी? सोल्यूशन की। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है आपको पता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। एक और ये वाला फॉर्मूला है कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दे रहे हो तो उस केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ सल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स हैं बेसिकली ऑफ द सल्यूट, वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, तो वहीं पर से ये वाला फॉर्मूला भी हमारा आ जाता है। उसके बाद मोलालिटी। अब यहाँ भी हम नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं बट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। पहली बात तो हम यहाँ पे मास ले रहे हैं और हम यहाँ पे सोल्यूशन नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं। ठीक है, चलो फिर है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या स्टेट करता है? पहली बात तो ये है गैस इन लिक्विड टाइप के सोल्यूशन के लिए, और ये स्टेट करता है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोल फ्रैक्शन। यानी कि मोल फ्रैक्शन क्या बता रहा था? सॉल्युबिलिटी, है ना। तो यानी कि आप जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ये हमें हेनरीज लॉ से पता चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे जब आप हटाओगे इसको, 1 सेकेंड, जब आप प्रपोर्शन का साइन हटाओगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम KH से डिनोट करते हैं, ये कहलाता है हमारा हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे से ना आप एक और चीज़ भी समझ सकते हो, जितना ज़्यादा सॉल्यूबल होगा, है ना, जो भी वो गैस है जितनी ज़्यादा सॉल्यूबल होगी उतना ही कम उसके KH की वैल्यू होगी। ठीक है,
कुछ एप्लीकेशंस है। सबसे पहले देखो हमने क्या कहा, हमने कहा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। इसीलिए जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल है उनको हम हमेशा हाई प्रेशर में सील करते हैं, सो दैट जो सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की वो इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेंड्स। तो देखो बेंड्स क्या होता है, ये होती है एक दिक्कत किसमें, स्कूबा डाइवर्स में। कैसे होती है, देखो यूजुअली स्कूबा डाइवर्स जब जाते हैं अंदर को तो एक तो उन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस अब पानी का भी प्रेशर उन पे पड़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ गया। हमने कहा प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, बहुत बढ़िया। बट अब क्या हुआ, अब सडनली जब वो ऊपर को आने लग गए सरफेस पे, तो प्रेशर सडनली ड्रॉप हो गया ना, तो यानी कि प्रेशर घट गया तो सॉल्युबिलिटी भी घट गई, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन बबल्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं एंड वो हमारी कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं। इसी कंडीशन को हम बेंड्स कहते हैं। बेंड्स को अवॉइड करने के लिए आपने देखा है वो अपने साथ टैंक्स लेके जाते हैं। वो टैंक्स में जो हम गैस लेते हैं दैट इज डाइल्यूटेड विद हीलियम, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो होते ही हैं, पर उसके साथ साथ हम वहाँ पर हीलियम भी लेके जाते हैं, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आ जाते हैं एक और एप्लीकेशन पे। आपको पता है जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट जाता है, तो अगर प्रेशर घट गया तो विच मीन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन आर ब्लड भी घट गई। तो इसी वजह से जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। इस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। और अगर बहुत ही सीवियर कंडीशन हो गई है तो उस केस में हम उसको एनॉक्सिया कह देते हैं, यानी कि कोई ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं है, ठीक है। तो सांस नहीं ले पा रहे हो तो आपको पता है कितनी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर है रॉल्स लॉ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये है लिक्विड इन लिक्विड टाइप के सोल्यूशन के लिए। तो वहां पे क्या था, हेनरीज लॉ, वो था गैस इन लिक्विड के लिए, ये है लिक्विड इन लिक्विड के लिए। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, दोनों के लिए। क्योंकि यहाँ पे हम लिक्विड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों का ही कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो वो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मोल फ्रैक्शन के, यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जो कि हेनरीज कांस्टेंट नहीं है, इट इज पी नॉट। अब ये पी नॉट क्या है, बेसिकली जो हमारा प्योर जो भी सल्यूट है या सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर है। जैसे कि अगर आप दोनों लिक्विड्स की बात कर रहे हो तो वो दोनों लिक्विड्स का जो प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर होगा, प्योर स्टेट समझ रहे हो ना, कि जैसे पानी है तो सिर्फ पानी ही है, उसमें आपने कोई दूसरा चीज ऐड नहीं करी है, पानी में आपने कोई दूसरा लिक्विड नहीं डाला हुआ है, समझ गए, ठीक है। अब जो सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, बेंजीन और टॉल्विन का आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो उनके लिए जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से बनता है। जो नहीं फॉलो करेंगे रॉल्स लॉ को उनको हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, एक नेगेटिव। पॉजिटिव यानी देखो ऊपर को उठ गया ना, तो ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ बना है, और ये देखो नीचे को आ गया तो ये नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एजियोट्रॉप हम किसको कहते हैं, एजियोट्रॉप अगेन हमारे पास 2 या फिर 3 ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर होता है जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो सेम होता है। मतलब मान लो 100 डिग्री सेल्सियस ही है, पानी का भी अल्कोहल का भी, तो अब इनको सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं डिस्टिलेशन में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको मैं अलग से निकाल देती हूँ, तो सेपरेट हो जाते हैं ना अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइल करके। पर इनका तो बॉइलिंग पॉइंट सेम है ना, तो इनको मैं अलग अलग नहीं कर सकती हूँ डिस्टिलेशन की हेल्प से, तो इनको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहते हैं, ठीक है। चलो अब हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, चारों इंपॉर्टेंट है तो मैं चारों पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले है रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। अगर आपने कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाल दिया है, मान लो आपने पानी लिया है सॉल्वेंट, पानी में आपने चीनी डाल दी है, ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आपने चीनी भी डाल दी, तो ये जो ग्रीन वाली है ये आपकी चीनी है। तो ऊपर पे क्या होगा, यहाँ पे आपने चीनी ले ली है ना, तो चीनी तो वेपर फॉर्म में चेंज होगी नहीं ना, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं, वेपर कम बनेगी ना, क्योंकि अब आपने उसमें चीनी भी डाल दिया जो कि वेपर तो बनाती नहीं है, तो अब वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो विच मीन्स जैसे ही आपने कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाला तो क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। ये रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या है कि देखो इनिशियली हमने कहा पी नॉट ए था पानी का, हमने कहा ना प्योर स्टेट में, अब आपने क्या कर दिया, आपने चीनी भी डाल दी, तो अब कितना हो गया पार्शियल प्रेशर, हमने कहा पी ए हो गया, तो कितना घट गया, तो पी नॉट ए माइनस पी ए। ये तो सिंपली लोअरिंग है, बट जब आपने इसको कंपेयर कर दिया है विद द इनिशियल वन, उसको हम क्या कह देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग, यानी कि आप किसी से कंपेयर कर रहे हो उसको, ठीक है। तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर होती है ये इक्वल आती है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। बी को हम सल्यूट से डिनोट कर रहे हैं और सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, हमने कहा जो नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो वो सब चेंजेस हमने करे और फाइनल हमारा ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। फिर है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, सेम वही चीज है, आपने डाल दी है चीनी या फिर आपने डाल दिया है नमक, तो क्या हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। पहले मान लो कितना था, T0B था, अब कितना हो गया TB, देखो पहले इतना था अब बढ़ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना एलिवेशन हुआ है, कितना बढ़ा है, उसको हम डेल TF से डिनोट करते हैं। तो TB वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी है, सो TB माइनस T0B, सॉरी यहाँ पे B आएगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। अभी हम बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की, वहां पे F से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब ये जो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, M के, और M क्या होती है यहाँ पे, मोलैलिटी। मोलैरिटी नहीं लेंगे, मोलैलिटी लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे प्रोपोर्शन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। वापस से मोलालिटी का फॉर्मूला लगा दो तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। फिर है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, तो मान लो T0F जो है वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। अब क्या कर दिया आपने, कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो क्या हो गया, जो आपका डिप्रेशन है मतलब घट गया होगा ऑब्वियसली, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट था वो अब घट गया है। तो T0F था अब कम हो गया, TF हो गया। तो डिप्रेशन को हम सॉरी नॉट नहीं आएगा, सिर्फ डेल TF से डिनोट करोगे, कितना हो जाएगा, हमने कहा डिप्रेशन आ गया है यानी कि T0F बड़ा था, है ना, तो इसीलिए T0F माइनस TF आप करोगे, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो रहा था, देखो TB बड़ा था क्योंकि अब एलिवेशन हो गया है, ठीक है, तो एलिवेशन हो गया है तो TB यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे सेम वही चीज है, ये हटेगा प्रोपोर्शन का साइन तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको यहाँ पे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। लर्न कैसे करोगे, देखो क्रायोस्कोपिक, तो यहाँ से आप कोल्ड लर्न कर सकते हो, है ना। तो कोल्ड तो ऑब्वियसली जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है तभी आएगा। और यहाँ पे क्या था, इब्यूलियोस्कोपिक, तो यहाँ पे बॉइल जैसा टर्म आपको दिख रहा है ना, तो ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए आएगा, ठीक है जी, क्लियर है। चलो उसके बाद आ जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बट उसको समझने से पहले ऑस्मोसिस क्या होता है हमें ये भी पता होना चाहिए। ऑस्मोसिस का सिंपली मतलब क्या है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोल्यूशन, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए मुझे यहाँ सोल्यूशन पे जो प्रेशर लगाना पड़ेगा सो दैट ये जो सॉल्वेंट इधर को मूव कर रहा है ना ये ना मूव करे, उस प्रेशर को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं, ठीक है। बस समझ में आ गया। तो यहाँ पे से देखो हमने पढ़ा था ना PV इक्वल्स टू NRT, हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन है, तो यहाँ पे से N/V आ गया, और N/V क्या होता है अभी देखा था, मोलैरिटी होता है। तो यहाँ जो प्रेशर है उसको मैं पाई से डिनोट करती हूँ, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू, ये आ जाता है, एक सेकेंड ये हमने गलत लिख दिया है, दिस इज M, ठीक है। तो हमने कहा N/V क्या है, मोलैरिटी है, तो इसको मैंने M से डिनोट कर दिया, तो ये आ गया पाई इक्वल्स टू MRT, ठीक है। और फर्दर वही हमने बेसिक से जो चेंजेस हैं वो करे हैं, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला ये वाला आ गया है, ठीक है। चलो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, अब कुछ उल्टा हो रहा होगा, यानी कि अब क्या होता है, सोल्यूशन में से जो सॉल्वेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू निकल के जाता है टुवर्ड्स द सॉल्वेंट। और ये होगा कैसे, देखो यहाँ पे ये मैंने सोल्यूशन लिया है जिसमें सॉल्ट भी है और पानी भी है, तो सोल्यूशन है ऑब्वियसली। ये है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यूजुअली ऑस्मोसिस में क्या होता है, यहाँ से यहाँ मूव करता हमारा पानी जो कि सॉल्वेंट है, पर अब क्या हुआ, मैंने इस सोल्यूशन में एक प्रेशर लगा दिया जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा है, तो अब उल्टा हो जाएगा। यूजुअली ऑस्मोसिस होता तो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था, अब क्या होगा, अब सॉल्ट वाटर में से सिर्फ वाटर ही वाटर मूव करेगा टुवर्ड्स द फ्रेश वाटर। रिमेंबर सल्यूट कभी भी मूव नहीं करता है क्योंकि जैसे चीनी है, नमक है, तो उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं ना, तो इसीलिए सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, यहाँ पे सल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो वॉन्ट ऑफ फैक्टर हमारे पास क्या होता है, तो ये जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है इट इज बेसिकली डिनोटेड बाय I, एंड इसका जो फॉर्मूला है दैट इज जो भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद हमारे पार्टिकल्स का नंबर है डिवाइडेड बाय एसोसिएशन या डिसोसिएशन से पहले कितना नंबर था, ठीक है। जैसे कि देखो हमारे पास है NaCl, आपने इसको तोड़ दिया है, डिसॉल्व करा दिया है, तो दो यहाँ पे क्या बन गए, आयन। तो I की वैल्यू क्या होगी, जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, 2 बन गए ना, सो 2 डिवाइडेड बाय पहले कितना था, सिर्फ 1, तो इसके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 2, ठीक है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर 1 से ज्यादा आ रहा है जैसे कि 2 था, तो विच मीन्स डिसोसिएशन हो रहा था ना अपने आयंस में, वो टूट रहा था। एसोसिएशन में हमेशा इसकी वैल्यू 1 से कम होती है, और अगर इसकी वैल्यू 1 है उसका मतलब है कि कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है ना, जितने फॉर्मूलाज अभी हमने पढ़े उन सब में I जो है आगे से ऐड कर देना है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर एसोसिएशन हो रहा होगा तो अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो
तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। सेकंड पे आ जाते हैं जो कि है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें दो टाइप की हम सेल पढ़ते हैं। सबसे पहली है गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसी सेल होती है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ पर चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं डैनियल सेल के बारे में। तो ये है हमारी डैनियल सेल। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, देखो दो हमने यहाँ पे कंटेनर्स बीकर लिए हुए हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट में आप हमेशा ही क्या लोगे, हमेशा एनोड लोगे। लोन करके इसको याद करो अभी के अभी। ठीक है, तो लोन का मतलब है लेफ्ट में आएगा एनोड और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन हमेशा। इसको आप एनॉक्स करके भी लर्न कर सकते हो या फिर कैट रेड। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और लेफ्ट में आप हमेशा एनोड को ही लोगे। इवन अभी जो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे वहां पर भी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है जी, चलो याद हो गया। यहाँ पे हम एक सॉल्ट ब्रिज लेते हैं, इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। इसके अलावा देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इधर पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो हमने जिंक की रॉड ली है, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डाली है। इधर कैथोड में हमने कॉपर की रॉड ली है और उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला है। तो इधर मैंने क्या कहा, लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जिंक जो है वो अपने आयन में चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, विच मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो अब उधर पे क्या होगा, रिडक्शन, यानी कि ये जो Cu2+ है ये दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और ये Cu में चेंज होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो Zn प्लस Cu2+ और ये बनाएगा Zn2+ प्लस Cu। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये एज अ प्रोडक्ट बन रहा है ना, और ये क्या है, ये है हमारा रिएक्टेंट। इतनी केमिस्ट्री तो पता है ना सबको। तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। अभी जब नर्स्ट इक्वेशन देखेंगे ना, इसका हम यूज करेंगे क्योंकि वहां पे हम लेते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसमें हमें प्रोडक्ट को ऊपर लेना होता है और रिएक्टेंट को नीचे लेना होता है। और ये चीज भी याद रखो, जो कॉन्सेंट्रेशन होगा सिर्फ आयंस का होगा। ये जो हमारे सॉलिड फॉर्म है इनका कोई कॉन्सेंट्रेशन आप नहीं लोगे वहां पर। ठीक है, क्योंकि इनका कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली 1 ही होता है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई। ये हमारी क्या है, एक गैल्वेनिक सेल है, डैनियल सेल इसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है ये जो मेरा एक सिंगल इलेक्ट्रोड है ना, इसको मैंने इसी के तो सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करा है, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप हो जाता है, जिसको मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहती हूँ। उसके बाद है सेल पोटेंशियल। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, देखो ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है। ठीक है, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में भी तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम सेल पोटेंशियल कह देते हैं। ये है इसका फॉर्मूला, E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, तो यानी कि कैथोड की जो भी वैल्यू आएगी और एनोड की जो भी वैल्यू आएगी, उन दोनों को आपको माइनस यहाँ पर करना है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमेशा आप रिडक्शन पोटेंशियल्स को ही लोगे। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, इसी को हम रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही आप लोगे। अगर मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप उसका माइनस कर देना, जो भी वैल्यू होगी बस आपको रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। बट जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, हर जगह आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहीं पर भी नहीं लेना है। बात समझ में आ गई। चलो, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे बस आप नॉट लगा दोगे और इसका मतलब होगा कि स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात हो रही है, जैसे कि 1 m कॉन्सेंट्रेशन, 1 bar प्रेशर, 298 यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये सारी आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉलो होंगी। ठीक है, तो फॉर्मूले में बस आपको ई नॉट लगा देना है और कुछ अलग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता ही दिया, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही लेनी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गलती से भी मत लेना। ठीक है, चलो ईसी सीरीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। दिस इज जस्ट द रिएक्टिविटी सीरीज जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ी थी। किसी को ट्रिक नहीं याद है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, लर्न कर लो। कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ। ठीक है, अब आप कहोगे ये एग्जैक्टली तो इससे मैच कर नहीं रही है, नहीं करेगी, कोई बात नहीं, आपको बस ये लर्न कर लेना है अभी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2-3 चीजें और मैं बता रही हूँ, अच्छे तरीके से सुन लो। हाइड्रोजन के ऊपर जो आते हैं आपको पता है ज्यादा रिएक्टिव है, तो इनके लिए ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन के लिए नीचे जो भी आते हैं, हाइड्रोजन से नीचे जो भी आते हैं, उनके लिए वैल्यू कैसी रहती है, पॉजिटिव, और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसको भी कैसे लर्न करो बता देती हूँ। देखो ये ज्यादा रिएक्टिव है ना ऊपर वाले, तो ये आसानी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खुद में से निकाल देंगे। वही तो अच्छा मेटल होता है ना, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। इलेक्ट्रॉन लॉस के प्रोसेस को मैं क्या कहती हूँ, ऑक्सीडेशन ना। अगर इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो गया तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा। तो बस लर्न हो गया तुम लोगों को कि ऊपर जो भी आ रहे हैं ज्यादा रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल रहे हैं, विच मीन्स ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा है। तो ये क्या है, अच्छे
रिड्यूसिंग एजेंट है, इनके लिए ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, हाइड्रोजन के नीचे जो आ रहे हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, ई नॉट की वैल्यू इनके लिए पॉजिटिव है। अगर ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो बुरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, तो ये क्या होंगे, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये नीचे वाले क्या होंगे, बुरे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब ये है नर्स्ट इक्वेशन एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है, ये है, बट आपको ये नहीं लर्न करनी है, आपको पूरी सेल के लिए याद रखनी है क्योंकि वही मोस्टली आता है। तो ये है हमारा फॉर्मूला एज इट इज। मैंने क्या कहा था, अभी याद रखना, प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आएगा। तो देखो Zn2+ प्रोडक्ट में आ रहा था ना, प्रोडक्ट ही ऊपर आएगा और सिर्फ आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको लेना है। एक और चीज, अगर जो रिएक्शन है, मान लो यहाँ पे 2 आ रहा होता स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो वो भी आपको यहाँ पे पावर में लिखना है। ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, मान लो इसका 10 की पावर -1 गिवन है और 2 यहाँ पे कोएफिशिएंट आ गया, तो आपको पावर में 2 भी लेना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए जो मैंने वीडियो डाली है एक बार उसको देख लेना, वहां पर से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो बस हम रिविजन कर रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तो एक ऐसा प्रोसेस है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, जबरदस्ती कोई रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद से नहीं होना चाहती है, हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करा के वो रिएक्शन जबरदस्ती करा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा बेसिकली। अब इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट क्या बनेगा ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो ये कुछ फैक्टर्स हमने लिखे हैं, इन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर मैंने मोल्टन NaCl लिया है, मोल्टन का मतलब है सिर्फ उसको पिघला दिया है, कोई पानी वानी उसमें नहीं डाला है। ठीक है, तो ये आयनाइज हुआ, देखो Na+ और Cl- इसने बना दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो ये है मेरा कैटायन, तो ये कैथोड पे जाएगा। ठीक है, कैटायन कैथोड पे जाता है और एनायन एनोड पे जाता है, तो मुझे Cl2 एनोड पे मिल गया और Na मुझे कैथोड पे मिल गया। बड़ा आसान है ना। तो देखो सबसे पहला यही है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट। अगर मोल्टन है तो आयन ही एक ही है, एक ही मेरा कैटायन है ना और एक ही एनायन है, तो प्रोडक्ट मुझे पता चल गया कि कैथोड और एनोड पे मुझे क्या मिल रहे हैं। बट अगर हमारे पास एक्वस NaCl होता तो भाई थोड़ी सी मस्ती हो जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे पानी भी तो है, तो पानी भी तो आयनाइज होगा, H+ और OH- बनाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने देखा कि अब मेरे पास 2 कैटायन हैं और 2 ही एनायन भी हैं। अब इन दोनों में कंपटीशन होगा ना कि भाई मैं जाऊंगा, तो कौन जाएगा, तो वो जाएगा जिसका, ठीक है, सबसे पहले कैथोड की बात करते हैं। सो जिसका जो हायर ई नॉट वैल्यू है, ठीक है, और हायर का मतलब है नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव में जिसकी ज्यादा होगी ऑब्वियसली, है ना, वो जाएगा। विच मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने कहा उसमें जो नीचे आ रहा है वो जाके डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो विच मीन्स यहां पर से भी मैं समझ गई हूँ H+ ऑब्वियसली नीचे आ रहा है, सोडियम तो बिल्कुल ऊपर पे था, तो यही जाके डिपॉजिट होगा। देखो यही हुआ, हाइड्रोजन आपको मिल गया। ठीक है, और जब हम एनोड की बात करते हैं तो जिसकी लोअर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो यहाँ पे प्रेफर होता है। तो मोस्टली वैसे तो OH- प्रेफर होना चाहिए था, पर यहाँ पे ऑक्सीजन का ओवर पोटेंशियल हो जाता है जिसकी वजह से हमें क्लोरीन ही यहाँ पर एज प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, चलो तो ये 2 आपको समझ में आ गए। तीसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, उसको मतलब ही नहीं है, तो ऑब्वियसली जो जैसे चल रहा है, यानी कि इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि क्या प्रोडक्ट है। बट अगर आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लिया है तो फिर अब ये एक्टिव इलेक्ट्रोड ही डिसाइड करेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलो तो इसका भी वैसे एग्जाम्पल है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं नहीं बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है, तो अच्छे तरीके से इसको देख लेना। ठीक है, चलो फिर है फैराडे के लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है कि जो मास डिपॉजिट होगा ना, किसका, हमारे इलेक्ट्रोड पे जो भी बन रहा है, जैसे हमने कहा ऊपर हाइड्रोजन गैस मिल रही है या सोडियम मिल रहा है, तो जो भी डिपॉजिट हो रहा है हमारे इलेक्ट्रोड पे, उसका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितनी ज्यादा तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। लॉजिकल है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शन हटाते हैं, तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, और हमें पता है I = Q/T, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा, Q = IT आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो गया ZIT। ठीक है, सेकंड लॉ हमारा क्या स्टेट करता है कि अगर आपने 2 इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, दोनों से आप सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, यानी कि Q ही इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो दोनों से, तो इनमें जो मास डिपॉजिट होगा उसका जो रेशियो होगा वो हम कैसे निकालेंगे। देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Z1 × Q अपॉन Z2 × Q, क्योंकि Q तो सेम है ना यहाँ पे, तो देखो ये कट गया है ना, अगर ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, Z1/Z2, और ये फर्दर इक्वल होता है टू द रेशियो बिटवीन देयर इक्विवेलेंट मासेस। ठीक है, तो ये बस आपको आपका सेकंड लॉ बताता है।
फिर आ जाते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे। तो ये एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। यहाँ पे कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी है, ठीक है, और ये कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन रहती है। सी क्या है, सी इज मोलारिटी, तो अगर आप एम से भी इसको डिनोट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर से न्यूमेरिकल आते हैं, तो मैंने बता दिया है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप ऐसे नॉट बना दोगे ऊपर, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है आपकी कंडक्टिविटी की ही बात हो रही है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी की ही बात हो रही है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। आपने उसको इतना डाइल्यूट कर दिया है कि अब उसमें ऑलमोस्ट जीरो कॉन्सेंट्रेशन बचा है, तो हम उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम डिनोट करेंगे। जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर से भी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद हम आ जाते हैं कोहलरॉश लॉ पे। तो कोहलरॉश लॉ ये स्टेट करता है, अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, जैसे कि मान लो NaCl गिवन है, अगर आपको इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है तो आप इसके कैटायन और एनायन के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। Na+ की जो भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और जो भी Cl- की है, उन दोनों को ऐड कर दो, आपको इस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है। चलो बैटरीज पे आ जाते हैं। तो बैटरी दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाली क्या है, जिसमें एक बार रिएक्शन हो गई, जो आपका रिएक्टेंट है वो खत्म हो गया, तो बस रिएक्शन रुक जाएगी और आपको फर्दर उस बैटरी से और कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं मिलेगी, वो डेड हो गई है, खराब हो गई है, अब हमें ऑब्वियसली उसको डिस्पोज करना पड़ेगा, है ना। बट जो सेकेंडरी वाली बैटरी है ये रिचार्जेबल है, यानी कि एक बारी रिएक्शन हो गई है, ठीक है, आपने यूज कर ली, अब मान लो वो डेड हो गई है बैटरी, आप उसको नहीं यूज कर पा रहे हो, तो आप उसको चार्जिंग पे लगा दो। जैसे फोन है, बैटरी डेड हो जाती है तो फिर से चार्जिंग पे लगा देते हैं, वैसे ये भी बैटरी है कि अब जैसे ही क्या हुआ, ये चलना बंद हो गई, हमने इसको चार्ज पे लगा दिया। अब जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज रट लो, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी में ये वाली रिएक्शन है ड्यूरिंग डिस्चार्ज, यानी कि जब उसको आप यूज कर रहे हो, ठीक है। बट जैसे ही अब उसने अब काम करना बंद कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, चार्ज पे लगा दिया, तो रिचार्जिंग के दौरान रिएक्शन जस्ट उल्टी हो जाएगी, जस्ट ऑपोजिट। देख लो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन हो रही थी, यहाँ पे अब क्या हुआ, जस्ट ऑपोजिट हो गई। तो आपको एक याद करनी है तो दूसरी ऑब्वियसली आपको याद आ ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका बस उल्टा करना है। चलो सेकेंड चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया है। अब हम आ जाते हैं थर्ड चैप्टर में, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की इस पूरे चैप्टर में बात होती है कि स्पीड कब ज्यादा होगी रिएक्शन की, कब कम होगी, क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। सबसे पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो इट इज बेसिकली कि भाई किस रेट से, किस स्पीड से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। अगर जल्दी बन रहा है तो विच मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। दूसरा, हम इसको जो हमारा रिएक्टेंट है उसके फॉर्म में भी समझ सकते हैं, कितनी जल्दी मेरा जो रिएक्टेंट है वो खत्म हो रहा है, उतनी ही जल्दी तो प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो हम दोनों के फॉर्म में देख सकते हैं। तो बेसिकली रेट देखो, हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो तो खत्म हो रहा है ना, वो तो कंज्यूम हो रहा है ओवर द रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो यहाँ पे इसीलिए क्या आता है, देखो एक नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूंगी प्रोडक्ट के फॉर्म में, जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन को लिखती हूँ तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है ना, जबकि जो मेरा रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। बात समझ में आ गई। चलो अब उसके बाद एक और चीज, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे और रिएक्शन में अगर कोई भी स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट आया हुआ है तो आपको उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स में यूज होती है चीज, ठीक है। चलो अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या स्टेट करता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बट जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, उनमें कुछ पावर्स यहाँ पे होती हैं, बट वो जो पावर है वो इनके स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर्स होंगी ना, ये देखो ये x और y है, जब आप इनका सम कर दोगे तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। क्या ये स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल है? नहीं, क्योंकि स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट तो मेरा a और b है। तो ये a और b मुझे क्या बताते हैं, ये बताते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब है कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये तो हमें डायरेक्टली रिएक्शन देख के पता चल जा रहा है, बट ऑर्डर हमें रिएक्शन देख के नहीं पता चलता है, वो हमको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही आपको पता चल सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। तो डिफरेंशिएट हम कर लेते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी आप समझ गए हो,
कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो होती है मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर का मतलब है रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी पावर्स आई हैं हमारी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की, वो हमारा ऑर्डर कहलाएगा, आप उनका सम कर दो, ठीक है। ये जीरो कभी भी नहीं हो सकती ना, क्योंकि भाई कुछ मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करेगा तभी जाके तो प्रोडक्ट बनेगा, अगर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है तो प्रोडक्ट कहाँ से बना, ठीक है। ये जीरो हो सकता है ना। कैसे होता है, जब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे, तब ये जीरो हो सकता है। जैसे कि जब आप किसी कैटलिस्ट का यूज कर रहे हो, तब ऐसा हो सकता है कि आपका जो ऑर्डर है वो जीरो हो जाए, ठीक है। ये हमेशा नेचुरल नंबर होती है, क्योंकि भाई मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ ना मैं, ऐसा थोड़ी कहूँगी कि यार काट देती हूँ आधा मॉलिक्यूल या फिर 1.5 मॉलिक्यूल है, नहीं। तो ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, जीरो तो ये हो ही नहीं सकता है। जब मैं इसकी बात करती हूँ तो ये कुछ भी हो सकता है भाई, ये जीरो भी हो सकता है, नेचुरल फ्रैक्शनल वैल्यू ले लो, 3/2 कह दो इसको, 1.5 कह दो, कुछ भी, नेगेटिव भी हो सकता है, भले ही वो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो मॉलिक्यूलैरिटी है दैट इज ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, बट जो ऑर्डर है हमारा वो दोनों के लिए है, एलिमेंट्री के लिए भी और कॉम्प्लेक्स के लिए भी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि जो 2 या उससे ज्यादा स्टेप्स में होंगी, उसके लिए जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। ये हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल आएगा, अभी हमने देखा, बट ये नहीं आएगा, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, हमें एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करना है, और ये हम थ्योरेटिकली देख के रिएक्शन को बता सकते हैं मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी कराए हैं, आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने कहा जो रेट है वो डिपेंड ही नहीं करेगा ना, तो देखो इसीलिए जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर जीरो आ गई। एनीथिंग टू दी पावर जीरो 1 होता है, ये चीज आपको पता है। तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा, देखो रेट इक्वल्स टू के, और रेट किसके फॉर्म में हम लिख रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट की ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की ही बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे रिएक्टेंट का उसी के फॉर्म में रेट को लिखा है, ठीक है, हमने लिख दिया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे माइनस साइन इस साइड पे भेज दिया है ना, और dt को भी इधर भेज दिया। अब दोनों साइड आप कर दो इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। dr का इंटीग्रेशन r हो गया और dt का इंटीग्रेशन t हो गया, तो ये हमने लिख दिया। अब जब हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे बात करेंगे ना, तो आर नॉट हम लिखते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को। इनिशियल टाइम अभी शुरू नहीं हुआ है, तो टाइम कितना है, जीरो है, तो टाइम की जगह पे हमने जीरो पुट कर दिया, तो यहाँ पे से मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, हमने पुट कर दिया तो ये इस तरीके से आ गया, KT को इधर मैंने भेज दिया तो ये माइनस में आ गया। तो ओवरऑल फाइनल जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई है वो ये आई है, ठीक है। सॉरी, अगर आपको k की वैल्यू निकालनी है, आपको टाइम गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो। अगर आपको टाइम निकालना है, ठीक है, आपको k की वैल्यू पता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ का मतलब है कि कितने टाइम में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एग्जैक्ट आधा हो जाएगा ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब मान लो इनिशियली 50 था, तो अब 25 होने में उसको कितना समय लगेगा, दैट इज दी हाफ लाइफ, ठीक है। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो ये मैंने डिराइव करा है ना, यहाँ पे r की जगह पे आपको r0/2 रख देना है, क्योंकि यही तो मैं कह रही हूँ ना कि इनिशियल का आधा हो जा रहा है, तो बस पुट कर दो। आपने पुट करा तो यहाँ पे कितना आ गया, r0/2k। तो ये है हाफ लाइफ किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अब आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे थोड़ा लॉग की चीजें भी आएंगी तो अच्छे तरीके से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो ये हमने पुट करा, रेट का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, देखो इसको हमने इस साइड पे भेज दिया है, ठीक है, मैं दिखा भी देती हूँ, -dr, ठीक है, अपॉन r। अब ये माइनस साइन भी मैंने उधर भेज दिया है, तो माइनस को मैं उधर लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया है बेसिकली, ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log of x होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम नेचुरल लोगैरिथम ले रहे हैं, तो इसीलिए हमने ln लिखा है पहले, ठीक है। तो नेचुरल लोगैरिथम आपने ले लिया, ये चीज आ गई। अगेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात करो तो टाइम तो जीरो है, r हो जाएगा r0 के इक्वल, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो c की वैल्यू आपको यहाँ पर से मिल गई, ठीक है। अब ये c की वैल्यू इस इक्वेशन में वापस से पुट कर दो, कर दिया आपने, ठीक है। तो ये आ गया, KT को वापस से इधर भेज दो, तो ये चीज इधर आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो log a माइनस log b होता है वो होता है log a/b। ये है नेचुरल लोगैरिथम। इसको जब आप बेस 10 में चेंज करते हो तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, तो ये आ गया 2.303 log a/b। और a क्या है यहाँ पे, r0 है, ठीक है, और b क्या है यहाँ पे, r है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये पुट कर दिया। अब अगेन फॉर्मूला इस तरीके से आ जाएगा, k अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर दोगे, t निकालना है तो t को इधर भेज दो और k को इधर भेज दो, बस
ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से देख लेना। अगैन ये जो वैल्यूज हैं लॉग की, ये भी लर्न कर लो, ठीक है। log 1 तो 0 होता है, log 10 1 होता है, बाकी जितनी वैल्यूज हैं एज इट इज लर्न करके चले जाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। अब हाफ लाइफ की अगेन हम बात करें तो हाफ लाइफ में हमने क्या कहा, बस आर की जगह पे आप r0/2 पुट कर दो। तो बस हमने यहाँ पे देखो पुट कर दिया, हमने पुट करा तो r0 और r0 कट गए, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो log 2 आ गया। और अभी देखो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.301, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, ये आ जाएगा 0.693। तो एज इट इज आपको याद करना है कि हाफ लाइफ की जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो कितना है 0.693/K, यानी कि यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहीं पर आ ही नहीं रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r0, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आर्हेनियस इक्वेशन, ये रिएक्शन है, इक्वेशन है, ये एज इट इज आपको लर्न करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये EA लिखा है ना, ये EA क्या है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, उससे पहले आर्हेनियस थ्योरी क्या कह रही है वो सुन लो। आर्हेनियस थ्योरी ये कह रही है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, पर वो डायरेक्टली नहीं बन रहा है, बीच में कुछ बन रहा है जिसको हम इंटरमीडिएट कह रहे हैं। तो वो इंटरमीडिएट बनना जरूरी है, तब जाके हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट बनने के लिए ही जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। फिर आती है एक थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है ताकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करें एंड दैट लीड्स टू इफेक्टिव कोलिजन। अब इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, तो देखो हमारी कोलिजन थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी हमसे ये कहती है कि भाई हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, जो रिएक्टेंट है बेसिकली, तो वो स्पेस के फॉर्म में है। अब ये स्पेस के फॉर्म में है और इनमें कोलिजन होना चाहिए, ये भिड़ने चाहिए, तभी जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे कोलिजन देखो, नॉर्मली भी तो क्या होता है, चल रहे हैं किसी से धक्का लग जाता है या कुछ, है ना। लड़ाई तो तभी होती है ना जब एक दूसरे का आके जबरदस्ती कोई धक्का मारेगा, लड़ाई तो वो मोस्टली तभी होती है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि नॉर्मली वो आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, ठीक है, बट जब वो ऐसे भिड़ रहे हैं कि एक इफेक्टिव सा कोलिजन हो रहा है, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो इफेक्टिव कोलिजन क्या है, ऐसे कोलिजन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो उनको हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है, दैट इज दी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कैटलिस्ट का ये इफेक्ट पड़ता है ना कि जब आप कैटलिस्ट का यूज कर रहे हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, वो सिर्फ कैटलिस्ट पे ही डिपेंड करती है। और कैटलिस्ट का काम क्या है, जो एक्टिवेशन एनर्जी हम कह रहे थे ना कि इंटरमीडिएट बनाने के लिए जरूरी है, तो एक तरीके से बाधा ही तो है ना। देखो एक ग्राफ देखो, समझ में आ जाएगा, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट चुपचाप प्रोडक्ट बना सकता था, पर इस एक्टिवेशन एनर्जी की मस्ती क्या है कि भाई पहले तुम मेरे को रीच करो तभी जाके तुम प्रोडक्ट के पास पहुंच पाओगे। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी एक बाधा के तौर पे एक्ट कर रही है। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दे रहा है। देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी घटाने का काम हमारे कैटलिस्ट का है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, अपनी सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है फॉर द रिएक्शन, आपको पता है एक इंटरमीडिएट बनाता है एंड खुद रीजनरेट हो जाता है। रिएक्शन में ये ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है, जितना स्टार्टिंग में आपने रिएक्टेंट यूज करा था ना, आफ्टर द रिएक्शन सेम वही रिएक्टेंट, सेम वही कैटलिस्ट आपको वापस मिल जाता है, ठीक है। तो इट इज ओनली देयर टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको कोई मतलब नहीं है उनसे बॉन्ड बनाने के लिए, अपना काम करके चुपचाप वो निकल जाता है, रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, जो हमने ये आर्हेनियस इक्वेशन लिखी है, ये हमें क्या बता रही है, ये बता रही है कि किस तरीके से, ये K क्या है, हमारा रेट कांस्टेंट है, तो ये रिएक्शन हमें बता रही है कि किस तरीके से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा दिया ना, तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है ना, ये ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि टेम्परेचर पे तो डायरेक्टली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है उसके लिए, ठीक है। चलो तो ये सब आपको समझ में आ गया है, ठीक है। कोलिजन थ्योरी मैंने बता दी है, समझ में आ गया कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्फेयर के फॉर्म में हैं, भिड़ेंगे, कोलाइड करेंगे, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। ये तो एक पॉइंट है कोलिजन थ्योरी का। दूसरा पॉइंट क्या स्टेट करता है, दूसरा पॉइंट ये स्टेट करता है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि ये जो कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा है। तो ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक कर दे तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको बैक साइड अटैक ही करना है, तभी जाके, तो हमने देखा है ना इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, SN1 और SN2 मैकेनिज्म दोनों हम लोगों ने देख रखे हैं। तो बैक साइड अटैक करेगा तभी जाके यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, विच मीन्स देयर शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एज वेल, तभी जाके हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से बन पाएगा, ठीक है। तो ये हमें बताती है हमारी पूरी जो थ्योरी है कोलिजन थ्योरी। तो 2 पॉइंट्स है, एक हमने कहा कोलिजन वाला है और दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, सब कुछ मैंने बता दिया है। ये वाली PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
एंड इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं अभी रात को, ठीक है। अगर तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो सारी वीडियोस को ना 2x पे देख लो। इवन मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं, तो एक बार देख के चले जाओ कि किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। सो दैट इज इट यार। आई होप इस वीडियो से तुम लोगों को काफी बेनिफिट मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज यार कर लो, क्योंकि इसके बाद हम CBT की भी बहुत अच्छे तरीके से इस चैनल पे प्रिपरेशन करेंगे।